नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, संविधान को हम कितना समझते हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके और कितने जो अंदरूनी हम कहें बातें हैं जो हमारे समक्ष नहीं आ पाता है, या कुछ ऐसे अधिकार जिसे हम नहीं जानते हैं, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है, मुहिम छिड़ने जा रहा है संविधान कथा के नाम से। आपने सुना होगा रामायण कथा, महाभारत कथा, पुराण कथा, ये हम अपने घरों में भी करवाते हैं और अपने संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर हमको एक गुड सिविलियन बनना है, अपने सिविक सेंस को एनहांस करके रखना है और सिविलाइजेशन को समझना है, तो हमें संविधान को भी जरूर समझना चाहिए। और इस संविधान कथा के जो सूत्रधार रहेंगे वो हैं अश्विनी उपाध्याय। वो अपने संविधान की जानकारी के साथ आपके समक्ष हमेशा पेश होते रहे हैं, लेकिन आज न्यूज अड्डा पे वो हैं और हमें बताएंगे कि क्या है ये संविधान कथा और क्या कुछ रहेगा। और अगर कोई चाहे कि मेरे गली मोहल्ले में भी, मेरे समाज में भी संविधान को लेके जागृति बढ़े, जागरूकता बढ़े, तो फिर उसको क्या करना होगा। तो अश्विनी उपाध्याय जी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। और ये संविधान कथा क्या होती है? हमने तो पुराण कथा सुना था, रामायण कथा सुना था, ये महाभारत कथा सुना था, कृष्ण कथा सुनी है, संविधान कथा ये पहली बार सुन रही हूँ मैं। हमारे घर में भी हर महीने सत्यनारायण कथा होती है। हाँ, सत्यनारायण कथा हम जानते हैं। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी अनीता जी कि भारत संविधान से चलता है और जिस चीज़ से देश चल रहा है उसको लोग ना जाने। जैसे पाकिस्तान में शरिया से चलता है तो लोग वहाँ कुरान जानते हैं, बांग्लादेश शरिया से चलता है लोग वहाँ कुरान जानते हैं। भारत संविधान से चलता है लेकिन लोगों को संविधान नहीं पता। आप जापान के 8वीं के बच्चे से पूछिए, नहीं तो प्राइमरी के बच्चे से पूछिए, पूरा उसको जापान का संविधान पता होता है। आप फ्रांस के बच्चे से पूछिए, आप अमेरिका के बच्चे से बात करिए, उन्होंने क्या किया है, फ्रांस, अमेरिका, जापान, सिंगापुर ने, उन्होंने अपने संविधान को स्टोरी के फॉर्म में एक एक आर्टिकल पे एक एक स्टोरी बना दिया। जैसे हमारे यहाँ स्टोरी की किताबें चलती हैं, इस तरीके से उन्होंने उसको स्टोरी फॉर्म में डेवलप करके पूरा ऐसे बातों बातों में, किस्से कहानियों में संविधान को बता दिया। हमारे यहाँ क्या हो रखा है कि संविधान को एक तरीके से वकीलों और जजों के लिए छोड़ दिया गया। भैया ये, हाँ, ये संविधान तो केवल जज को पढ़ना और वकील को पढ़ना है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ना। इसका नुकसान ये हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए थी जागरूकता के अभाव में नहीं हो रही हैं। क्योंकि जागरूकता नहीं है तो जनता उसको अपने सांसद विधायक से बात नहीं कहती है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, संविधान का हमारा आर्टिकल 14 कहता है सब लोग समान हैं। अब जब सब लोग समान हैं और आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, तो जब 14 कहता है सब समान, 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों? ये हुआ कब? हमको नहीं समझ में नहीं। फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों? और एक बात और, भारत के संविधान में एक बार अल्पसंख्यक शब्द आया है, बस एक बार। किसी कानून में अल्पसंख्यक डिफाइन नहीं है, संविधान में अल्पसंख्यक डिफाइन नहीं है। अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पे होगी कि राष्ट्रीय स्तर पे होगी, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी चल रहा है और अल्पसंख्यक आयोग भी चल रहा है, केंद्र में अलग चल रहा है, राज्य में अलग चल रहा है। केंद्र भी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, राज्य भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 1000, 1500, 2000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन शिकायतें बरकरार। लेकिन अल्पसंख्यक कौन है नहीं पता। 1% वाला अल्पसंख्यक, 2% वाला अल्पसंख्यक नहीं पता। तो ये विषय हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मैंने जब 100 से ज़्यादा PIL फाइल कर लिया, मुझे लगा मैं PIL फाइल करते 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 थक जाऊंगा, फिर भी शायद एजुकेट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमने ये संविधान कथा जो अब शुरू किया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है इस देश के सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी युवाओं को, नौकरियों में भी और एंट्रेंस एग्जाम में भी, यानी इंजीनियरिंग के एग्जाम में, क्लैट के एग्जाम में, MBA के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, सारे एग्जाम में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? जो 20,000 रुपये महीने फीस देता है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, जो 10,000 रुपये फीस दे रहा है उसका बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, 5,000 वाली फीस जो देता है अलग किताब पढ़ रहा है, ICSE बोर्ड की किताब अलग चल रही, CBSE बोर्ड अलग चल रही, UP बोर्ड अलग चल रहा है, बिहार बोर्ड अलग चल रहा है, बंगाल बोर्ड अलग चल रहा है, सारे चल रहे हैं। जबकि संविधान कहता है सबको समान अवसर। तो समान शिक्षा के बिना समान अवसर असंभव है।
ये तो वैसे ही हो गई कि बिना छत ना हो कह दो हम लोग तो घर में रहते हैं। बिना छत का घर, वैसे ही समान शिक्षा के बिना समान अवसर। ऑब्वियसली। तो इसको हम प्रोपोगेट कर रहे हैं। जैसे दूसरा आपको एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। आर्टिकल 19 कहता है कि इस देश के सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं पे भी जाने, कहीं पे भी रहने, कहीं पे भी बसने, कहीं पे भी पढ़ाई लिखाई करने, कहीं पे भी रोजगार शुरू करने, कहीं पे अपनी फैक्ट्री लगाने, व्यापार करने की छूट देता है। भारत के पूर्वोत्तर के 3 राज्य ऐसे हैं जहां आपको जाओगे तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। सही बात है। और 1873 का कानून अंग्रेजों ने जो चलाया था उस लूटने के लिए पूर्वोत्तर को, वहां की जड़ी बूटियों को लूटने के लिए, वो कानून आज भी चल रहा है। तो ऐसे ऐसे भारत में आर्टिकल 44 है, वो कहता जी इस देश में चूंकि ये संविधान है इसलिए यहाँ समान नागरिक संहिता होगी। अब समान नागरिक संहिता आप समझो जरा, हिंदू की बेटी की मिनिमम शादी की उम्र अलग है चल रही है, मुसलमान की अलग चल रही है। हिंदुओं में गुजारा भत्ता मिल रहा है, मुसलमानों में गुजारा भत्ता नहीं मिलता। हिंदुओं में बेटी को भी गोद लेने का अधिकार है, मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। हिंदुओं में अपनी बेटी को पूरी प्रॉपर्टी वसीयत करने का अधिकार है, मुस्लिम में नहीं है। विरासत का अधिकार हिंदुओं में है, मुस्लिम में नहीं है। तलाक हिंदुओं में लिखित में होता है, मुस्लिम में मौखिक आज भी चल रहा है। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया लेकिन तलाक हसन और तलाक तो चल ही रहे। तो वास्तव में अगर आप ये देखिए तो भारत में कहने को तो संविधान है लेकिन एक्चुअल में संविधान नहीं चल रहा है प्रैक्टिकली, या यहाँ पे चल रहा है बहुविधान। अच्छा। और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अंतर है, जैसे धर्म में और रिलीजन में बहुत अंतर है। ये सवाल मैं पूछने वाली थी कि आप बार बार कहते हैं कि संविधान को समझिए और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंस को समझिए। डिफरेंस क्या है? हम तो यही जानते हैं, संविधान का इंग्लिश है, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए डिफरेंस ये है, जैसे सख्ती से बताइएगा क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, ये लोगों के बीच जाएगा। हाँ, जैसे धर्म है, धर्म के लिए एप्रोप्रिएट कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में, तो हमने क्या कह दिया, ये रिलीजन है। धर्म अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। धर्म में माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, सांसद का धर्म, जज का धर्म, वकील का धर्म, डॉक्टर का धर्म, टीचर का धर्म, सबके अलग अलग है। ये हुआ धर्म, मतलब ड्यूटीज। रिलीजन क्या है कि आप कैसे सजदा करेंगे, कैसे प्रेयर करेंगे, कैसे कैंडल जलाएंगे, ये हुआ आपकी रिलीजन। लेकिन वे ऑफ वर्शिप। हाँ, तो धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है अंग्रेजी में। एग्जैक्टली। और धर्म क्या हुआ, धर्म एक्चुअल में पूरी दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। बाकी सारे के सारे आपके रिलीजन है, क्योंकि वहां पे आप उसको फॉलो नहीं करोगे, जो सेक्ट जो रिलीजन कह रहा है उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आप उससे बाहर हो गए। अगर आपने जो इस्लाम के जो टेनेट्स है उसको फॉलो नहीं किया तो आप काफिर हो गए। क्रिश्चियनिटी में अगर आपने जो उनके टेनेट लिखे हैं उसको फॉलो नहीं किया तो आप अलग हो गए, ठीक है, आप पापी हो गए। सनातन में ऐसा नहीं है, आप विष्णु की पूजा करो तो भी स्वर्ग जा सकते हैं, शंकर जी की पूजा करिए तब भी स्वर्ग जा सकते हैं, आप जो है हनुमान जी की पूजा करके स्वर्ग जा सकते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करके स्वर्ग जा सकते हैं, दुर्गा जी की पूजा करके स्वर्ग जा सकते हैं, नदियों की पूजा करके स्वर्ग जा सकते हैं, पहाड़ों की पूजा करके स्वर्ग जा सकते हैं। यहाँ पे पूजा एक सुकून है। हाँ, और जो आपका धर्म है वो ड्यूटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कंट्री। यहाँ पे आप जैसे वहाँ पे अगर आपने कुरान आपको नहीं पता, आपको हदीस नहीं पता, तो एक तरीके से आप मुस्लिम नहीं कहलाएंगे। या आप वहाँ पे जब तक हज नहीं करने जाएंगे तब तक आपको जन्नत नहीं मिलेगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो ऐसे भी आप कुछ मत करो, आपको रामायण पढ़ना नहीं आता कुछ मत करो, राम राम करो घर में बैठ के। अच्छा। हाँ, मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म और रिलीजन में अंतर है। तो वैसे संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर है। संविधान, किसी आप प्राइमरी के बच्चे से पूछिए, संविधान का संधि विच्छेद कराइए। सम धन विधान, सम एक शब्द हो गया, विधान दूसरा शब्द हुआ, यानी ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन को आप हिंदी में बनाइए तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान। तो ये संविधान है और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान, ये अंतर है। तो जैसे मुस्लिम लॉ वो विधान हो सकता है, हिंदू लॉ विधान हो सकता है, लेकिन संविधान क्या हुआ, जो समान नागरिक संहिता हुई। तो ऐसा नियम, ऐसा कानून जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान, और किसी एक के लिए बनाया हुआ चीज उसको कहते हैं विधान। तो आप भी समझ लीजिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अंग्रेजी के पीछे भागते रहते हैं और फिर उसको फॉलो करते करते ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं कि हम उसको इम्बाइब कर जाते हैं, हमारे वे ऑफ लाइफ में आ जाता है और उसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं।
तो हमारे लिए हमारा जो है वो संविधान है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है वो हमारे संविधान पे नहीं है, वो एक पर्यायवाची शब्द उसके लिए, पर्यायवाची भी नहीं है, बस मिलता जुलता है। वो एक जो हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत उसके भाव को प्रकट कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं। संविधान को एग्जैक्टली संविधान को अगर आप उसको इंग्लिश में कहें तो ये कह सकते हैं आप इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहें तो आपको दो वर्ड यूज करने, अंग्रेजी के दो वर्ड यूज करने पड़ेंगे, एक वर्ड नहीं रहेगा। तो संविधान को संविधान ही समझिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब भी समझने की कोशिश करेंगे आप अपने राइट से विमुख हो जाएंगे, आपको अपना राइट जो है वो पता नहीं चल पाएगा। फिर वही हिंदू मुसलमान में जो है उलझ के रह जाएंगे, जाति ऊंची जाति नीची जाति में उलझ के रह जाएंगे, मिलेगा नहीं कुछ। बताइए। अब अंग्रेजी का जो सबसे बड़ा नुकसान ये है, जैसे बहुत सारे हमारे देश में कहते हैं संविधान बचाने वाली बात करने वाले, इनफैक्ट जो संविधान बचाने की बात करते हैं सबसे बड़े दोगले वही हैं, सबसे ज्यादा पाखंड वही करते हैं संविधान के नाम पे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया संविधान में आर्टिकल 25 कहता है कि हमें अपने अपने धार्मिक स्वतंत्रता है। वास्तव में आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धर्म की स्वतंत्रता देता है, अधर्म की नहीं। आर्टिकल 25 रीतियों की स्वतंत्रता देता है, रीतियों को पालन करने की, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा को पालन करने की स्वतंत्रता देता है, कुप्रथा को नहीं। आर्टिकल 25 की शुरुआती होती है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, यानी आप अपने मजहब के पालन में कोई ऐसा नहीं काम करेंगे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, सड़क जाम कर दें, ये कर दें, वो कर दें। आप अपने दूसरा उसमें जो लिमिट दिया हुआ है, 3 लिमिट दिया है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। हेल्थ का मतलब आप अपने प्रथा के पालन में, अपने रीति रिवाज के पालन में कोई ऐसा नहीं काम करेंगे कि दूसरों का स्वास्थ्य खराब हो जाए। मतलब लाउड स्पीकर से दूसरों को जगाएंगे नहीं, उनका कान नहीं। हमारी तो रोज नींद खुलती है। हाँ, तो वो दिक्कत है ना। आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं समझ नहीं पाता है, पता नहीं आर्टिकल 25 का वायलेशन इसलिए तो हो रहा है। अच्छा, आर्टिकल 25 तो 3 लिमिट लिखी है कि पहली बात आपको पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना, दूसरा किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं करना, तीसरा इमोरल काम नहीं करना, यानी झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, धोखा नहीं करना, काला जादू नहीं करना, पाखंड नहीं करना, साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण नहीं करना। तो जो आर्टिकल 25 लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के लिए भी कहता है। बताइए। सेम वही आर्टिकल 25। अब धर्म की बात आपने कही है तो मैं एक कुछ सवाल पूछना है, ये किस आर्टिकल में डिफाइंड है कि मंदिर जो है, मतलब रिलीजियस प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट के उसका अधिकार होगा? अच्छा। और अगर अधिकार है तो फिर वो समान रूप से क्यों नहीं है? ये मैं बस क्यूरियोसिटी वाइज जानना चाहती हूँ। हाँ, आर्टिकल 26 है वो, 25 के बाद 26। एक्चुअली 25 से लेकर 30 ये धर्म के मामले में ही चलता है। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य वह है कि आर्टिकल 25 से 30 की सबसे ज्यादा गलत व्याख्या भारत में हुई है। भारत में जो सबसे ज्यादा सेकुलर गैंग, लिबरल गैंग ने व्याख्या किया है वो आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 की किया है। इसलिए इन सारे आर्टिकल्स के ऊपर मेरी पीआईएल चल रही है। जैसे मैंने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया हुआ है, मैंने माइनॉरिटी एमिनिस्टी को चैलेंज किया हुआ है, धर्मांतरण के लिए कानून बने उसको चैलेंज किया है, अभी मैंने मंदिरों के ऊपर जो कानून चल रहे हैं उनको भी चैलेंज किया हुआ है। इसको आप जरा समझिए, मुगलों ने जितने भी यहाँ कानून बनाए थे वो यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाए। उसके बाद अंग्रेज जब आए उन्होंने भी जितने यहाँ नियम कानून बनाए वो उन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए बनाए। मैं आप सबके माध्यम से चुनौती तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन आग्रह करता हूं कि कोई मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जो मुझे आके ये बता दे कि ये फला कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था भारत और भारत के हित में बनाया था। मैं खुली चुनौती देता हूं कि एक व्यक्ति मुझे आए और अंग्रेजी कानूनों के ऊपर बहस कर ले हमसे और मुझे बता दे कि हाँ ये कानून ऐसा है जो भारत और भारतीय संस्कृति के हित में बनाए थे। उन्होंने केवल भारत को लूटने के लिए कानून बनाए थे। बाद में कांग्रेस ने भी वही सी काम को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए वो नोट के लिए बनाए, कांग्रेस ने जितने कानून बनाए वोट और नोट के लिए बनाए, और जिसको बचा के भी रखा उसको भी नोट और वोट के लिए। लेकिन आप जो बार बार कहते हैं कि अंग्रेजों के कानून को निरस्त करो, सरकार सुनती क्यों नहीं है? नहीं, सरकार ने काम शुरू किया है। मोदी जी ने करीब 1200-1300 कानून खत्म किए, लेकिन वो कानून वो कहते नहीं कि शरीर में से 2-4 बाल तोड़ देना, वैसे हुआ। अच्छा। लेकिन जो मेन चल रहा है, जब भाई शरीर तो जब तक आपका हाथ बाल 10-20 बाल उखाड़ने या 100 बाल उखाड़ने से नहीं हल होना, मेन तो ये है कि आपका जब तक उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है। जैसे जो मैं संविधान कथा में लोगों के बीच में जा के कह रहा हूँ, सबके क्षेत्र में जाके बता रहा हूँ
1857 में मंगल पांडे की क्रांति आई। मंगल पांडे जी की क्रांति से अंग्रेज बहुत तेजी से परेशान हो चुके थे, जबकि उस समय ना व्हाट्सएप था, ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक था, लेकिन 1 to 1 वो क्रांति पूरे देश में फैल गई। पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वो क्रांति फैल गई। हाँ भाई, मंगल पांडे जी ने केरल में, मेरठ में क्रांति कर दिया है। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने तुरंत यहाँ पे मैकाले को बोला कि एक काम करो, आप कानून बनाना शुरू करो। मैकाले पहले आया हुआ था, मैकाले यहाँ 1835 में आ गया था। यहाँ आया था वो गुरुकुल को खत्म करने, भारतीय संस्कृति को खत्म करने, गुरुकुल के स्थान पे कॉन्वेंट स्कूल को खोलने, धर्मांतरण के लिए जरूर सब अपना जुगाड़ करने आया था। उसने 3 साल मेहनत करके कानून बनाया 1860 में, जिसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, जो आज भी चल रहा है। हमारे चैम्बर में भी रखा, हमारी मजबूरी है, मुझे भी रखना पड़ता है, क्या करूँ, चल रहा है वो। जो 1860 का कानून था वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि सावरकर साहब को काला पानी दे दो, भगत सिंह को फांसी दे दो, सुखदेव को फांसी दे दो, जो आदमी वंदे मातरम भारत माता बोले उसको जो है जेल में डाल दो। वो डिज़ाइन ऐसे किया गया था। अगर ये कानून अच्छा होता तो कम से कम किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी। सही बात है, किसी एक को। तो भाई, अत्याचारी कौन थे? अंग्रेज। अत्याचार सहने वाले कौन थे? भारत के लोग। सजा किसको होती थी? भारतीयों को। अगर कानून अच्छा होता तो किसी अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी, किसी को नहीं हुई। सही बात है। 1860 की आईपीसी बन गई तो उनको लगा आईपीसी तो बन गई, लेकिन ये अगर इन लोगों का दिमाग खिसक गया तो हमको पीटेंगे। तो उन्होंने दूसरा कानून बनाया 1861, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। अच्छा। आज भी भारत की पुलिस उसी 1861 वाले पुलिस एक्ट से चल रही है। अंतर केवल इतना आया कि पहले ये पुलिस अंग्रेजों की गुलाम थी, वायसराय की गुलाम थी, अब ये सत्ता की गुलाम हो गई। और ये सत्ता की इतनी गुलाम है कि इसके सामने, पुलिस के सामने कश्मीर में 1990 में हत्या बलात्कार होता रहा, घर जलाया जाता रहा, धमकियां होती रहीं, पलायन होता रहा। पुलिस ने हवाई फायर भी नहीं किया, गोली चलाना छोड़िए, हवाई फायर भी नहीं किया। और इसी घटिया पुलिस एक्ट का नतीजा है अभी 4-5 महीने पहले बंगाल के चुनाव में वो सब कुछ हुआ जो 1990 में कश्मीर में हुआ था। घर जलाया गया, रेप हुए हैं, मर्डर हुए हैं, फांसी भी लोगों को टांगा गया है और पलायन हुआ। लोग भागे, अपना घर छोड़ छोड़ के असम भाग के गए थे। लेकिन पुलिस ने कोई, आपने सुना कि बंगाल में पुलिस ने हवाई फायर किया हो, गोली चलाई हो? नहीं चलाई है। ये पुलिस एक्ट कितना घटिया है कि अखिलेश यादव उसी को यूज करके उनका आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते थे। ये तो योगी जी आ गए हैं कि हाँ उसको यूज, बुलडोजर भी चला रहे हैं। तो वो हमारा ये कहना है, कानून इतना घटिया नहीं होना चाहिए कि उसका मिसयूज हो सके। कानून ऐसा होना चाहिए जिसके मिसयूज होने के चांस ना के बराबर हो। यूज करना शासक की मजबूरी हो, लोक प्रशासन से नहीं, कानून से। हाँ, अभी एक्चुअल में जब तक अंग्रेजों का कानून है तो यहाँ भारत में कानून का राज है ही नहीं है। यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है, यहाँ लॉ ऑफ रूलर्स चल रहा है। यहाँ लॉ ऑफ रूलर्स चल रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी बातें आपको बताएं, लेकिन और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके आसपास के लोगों को ये जागरूकता होनी चाहिए कि आखिर हमारे संविधान में हमारे हित के लिए कौन कौन सी बातें कही गई हैं और किस तरह से उसको मिस रिप्रेजेंट करके आपको बरगलाया जा रहा है। तो आप अपने यहाँ भी ये संविधान कथा जरूर कहवाइए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मैं आपको बता दूं कि संविधान कथा कराने के लिए आपको अपने इस पे एक नंबर आप रिलीज कर दीजिएगा, संपर्क, जहां से लोग आपको पक्का आप वो नंबर मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा। और आप लोग अपने क्षेत्र में कोई बारात घर हो, कोई सामुदायिक सेंटर हो, ऑडिटोरियम हो, आप लोग वहाँ पे अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। युवाओं को बुलाइए, बुजुर्गों को बुलाइए, रिटायर्ड टीचर्स को बुलाइए, पढ़े लिखे लोगों को बुलाइए। और देश के हर नागरिक को जानने की जरूरत है कि आखिर उनके संविधान में उनके हित के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी जरूरत नहीं है, उससे अहित हो सकता है समाज का, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे रूलर्स जो हैं वो बड़े ही खराब तरीके से रिप्रेजेंट करके हमको बरगला रहे हैं। ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये जानने के लिए एक और बात ज़रूरी है, वो ये कि न्यूज़ अड्डा को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और क्या आप सोचते हैं कि आप करवाने वाले हैं, इसके लिए अपने कमेंट जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नंबर जो डिस्प्ले होगा उस पर उसको ध्यान से देखिएगा और उस पर कांटेक्ट करते हुए अपने आसपास की जगहों पे थोड़ी सी भीड़, थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा पहुंच सके, ये संविधान कथा जरूर कहवाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी, थैंक यू।